हमारे शो में भी कुछ ज्वेलरी डिजाइनर आएंगे जिनसे हम बातचीत करेंगे और पूछेंगे कि आजकल ज्वेलरी में क्या इन है, क्योंकि जब मैं बाजार गई थी तो मैंने ये देखा कि इयररिंग्स है या फिर लॉन्ग इयररिंग्स है और फिर वो काम और उसमें काफी हैवी ज्वेलरी जो है वो आजकल इन है। बिल्कुल जनाब, आज इस चीज के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं। वो दौरे जदीद में हर एक के बनाओ सिंगार का खासा होती है, जिसके बगैर तैयारी अक्सर ही अधूरी हुआ करती है। और अब सिर्फ शादी ब्याह में नहीं बल्कि आम जिंदगी में भी लोगों के लिए एक्सेसरीज बहुत जरूरी हो गई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ज्वेलरी की। ये सुनकर वो तमाम खवातीन तो बहुत एक्साइटेड हो गई होंगी जो इसका शौक रखती हैं, क्योंकि आज हम बात करेंगे बदलते वक्त के साथ साथ नई और जदीद डिजाइन की ज्वेलरी के बारे में, ज्वेलरी डिजाइन और ट्रेंड्स की। और आपको मिलवाएंगे कुछ ऐसे ही लोगों से जो आपकी तरह ज्वेलरी के बेहद शौकीन है और उनकी तैयारी इसके बगैर मुमकिन नहीं है। बिल्कुल अनम, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। आप कितने भी अच्छे कपड़े ले लें, कितने भी अच्छे आप ड्रेसेस ले लें, लेकिन जब तक आपकी इयररिंग्स, ज्वेलरी, एक्सेसरीज पूरी नहीं हो तब तक मजा नहीं आता। मैचिंग की हमें चूड़ियां चाहिए होती हैं, मैचिंग के इयररिंग्स चाहिए होते हैं, मैचिंग का जो है वो हेड लुकेट चाहिए होता है। और अब तो यही नहीं बल्कि रिंग्स भी इतनी प्यारी प्यारी आ गई हैं, आप देख सकते हैं। अच्छा अनम, वैसे आप बहुत कम ज्वेलरी पहनती है, क्यों? मुझे पर्सनली शौक नहीं है ज्वेलरी का इतना ज्यादा, लेकिन ये कि अच्छी लगती है देखने में, स्पेशली जो शादी के लिए ट्रेडिशनल ज्वेलरीज होती है ना, उस हवाले से। तो बदलते वक्त के साथ साथ ज्वेलरी के जो डिजाइन बदल रहे हैं उस पर भी आज के शो में बात करेंगे। और अब तो मुझे लगता है कि ज्वेलरी में बात सिर्फ गोल्ड कलर की नहीं रह गई, बल्कि अब तो डल गोल्ड ज्वेलरी हो, चाहे पोल्का हो, फिर पर्ल्स का इस्तेमाल जो है वो ज्यादा आम हो गया है। शादी ब्याह में ही देख लीजिए, अब ट्रेडिशनल लुक ज्यादा नजर आएगी। कहीं बिंदिया की जगह माथा पट्टी तो कहीं गुलूबंद की जगह जो लेयर्ड नेकलेसेस होते हैं वो लोग ज्यादा पसंद कर रहे हैं। और इस वक्त क्या इन है क्या आउट है ये सब हम जानेंगे। एक ज्वेलरी डिजाइनर से मिलेंगे आज के शो में और वो हमें बताएंगे कि क्या इन है और क्या आउट है। बिल्कुल, और इसी हवाले से आगे बढ़ाते हैं शो को और आपको बताएं कि वैसे तो किस लड़की को ज्वेलरी अच्छी नहीं लगती, लेकिन हम मिलेंगे ऐसी लड़की से जो अपनी ज्यादातर इनकम ज्वेलरी खरीदने में स्पेंड कर देती है। लगता है मुझसे मुतासिर है। यस मैंने अपनी ज्यादातर पॉकेट मनी ज्वेलरी के ऊपर वेस्ट करी है। मैं ज्वेलरी के पीछे बहुत क्रेजी हूँ। अगर मैं कहीं जाती हूँ, मेरी मॉम हमेशा मुझे ज्वेलरी की स्टोर से बाहर खींच के लेकर आ रही होती है कि बस बहुत हो गया, अब बहुत ज्यादा ज्वेलरी हो गया। उनको हमेशा यही परेशानी होती है कि मैंने इतनी सारी चीजें जमा करी है पर उनका नंबर कभी भी नहीं आता। इनके साथ ड्रेसिंग टेबल पे तो मैंने देखा कि काफी ज्वेलरी पड़ी थी, पर पहनी भी इतनी नहीं थी। पर ये शौकीन बहुत ज्यादा है, बात है ज्यादा ही। और अपनी सारी की सारी इनकम जो है वो सिर्फ ज्वेलरी के ऊपर स्पेंड करती है। तो मिलवाएंगे आपको इनसे भी और मिलेंगे गोल्डस्मिथ से जो बताएंगे खवातीन गोल्ड में किस किस्म की ज्वेलरी पसंद करती हैं और रिसेंट फैशन में कैसे डिजाइन की ज्यादा डिमांड है। आजकल जो रुझान है लोगों का मोती वाले काम पे ज़्यादा है, बोल्ड वाले काम अभी थोड़े कम हो गए हैं, सादे काम, क्योंकि आजकल जो काम चल रहा है वो कम वजन में फैलावा ज़्यादा चल रहा है। तो कस्टमर का रुझान यही होता है कि कम वजन में वो चीज़ फैली हुई हो। और मिलेंगे ज्वेलरी डिजाइनर अंजुम वोरा से जो हर डिजाइन और हर ट्रेंड की ज्वेलरी बनाती हैं और बहुत प्यारी डिजाइनिंग करती हैं। ज्यादातर लोग मालाएं बहुत प्रेफर करते हैं। कोई भी मतलब है कि चलो फॉर्मल है या ब्राइडल है, जब ब्राइड के पास सेट पहुंचते हैं और जब लोग तारीफ करते हैं और जब पलट के मतलब ब्राइड्स जो है वो मुझे थैंक यू का मतलब एक बुके भेजती है या थैंक यू का कार्ड भेजते हैं, तो वो मेरे लिए ज्यादा प्राउड फील होता है कि देखो माशाल्लाह, मतलब एक सेटिस्फाई हो कि ब्राइड ने मुझे याद रखा। ये सब स्टोरीज हम आगे चलकर देखेंगे, पर पहले नजर डालेंगे आज के हेडलाइंस पर। जी अनम, मेरे पास जो है इस वक्त जसारत में अखबार है जी। और जसारत ने अपनी मेन लीड जो बनाया है वो इस खबर को बनाया है, बैनुल अक़वामी खबर है, जिसमें इन्होंने लिखा है कि शाम जाने वाला रूसी फौजी तैयारा तबाह और 92 अफराद हलाक, मिलिट्री बैंड और 9 सहाफ़ी भी सवार थे। जंगज़दा मुल्क में जश्न मनाने का प्रोग्राम था। साहिली शहर सूची से उड़ान भरने के 2 मिनट बाद
रडार से राब्ता मुनक़ता हो गया, बहरे अस्वद से मलबा तलाश कर लिया गया। अब देखें कि रूस के हवाले से अगर रूस के मुतालिक हम बात करें, उनके तैयारों के मुतालिक, तो इस 2 साल में उनके कितने सारे तैयारे हादसे का शिकार हुए हैं। अभी सर्बिया में भी जो है एक क्रैश लैंडिंग की थी इन्हीं के तैयारे ने, जिसमें कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ था। तो दिस इज फॉर सेड कि अगेन एक और रूसी फौजी तैयारा तबाह हो गया। और इस पर वज़ीर आज़म या मोहम्मद नवाज शरीफ ने बहुत ही इजहार अफसोस भी किया है और ये कहा है कि इस दुख की घड़ी में हम रूसी अवाम के साथ हैं। अच्छा जनाब, दूसरी खबर जो इस वक्त मेरे पास है वो है हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद के बारे में। जैसे कि आप सब जानते हैं कि जरदारी साहब वापस आ चुके हैं और अब वो बड़ी अहम मुलाकातें कर रहे हैं। इसी हवाले से आज की मेन लीड जंग में है और यही लिखा हुआ है कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन हैं और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद के लिए सरगर्म हो चुके हैं। मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात से भी उन्होंने मुलाकात की है। जबकि दूसरी जानिब आपको ये बताएं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने भी कहा है कि आइंदा आने वाले दिनों में सियासी हालात और पीपल्स पार्टी के मुतालिबात पर पार्टी के शरीक चेयरमैन और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी जो है वो कुछ नए सरप्राइजेस देंगे। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि कल 27 दिसंबर है, फाइनली वो दिन आ चुका है जिसका अल्टीमेटम जो है वो हुकूमत को दिया गया है। बिल्कुल, जरदारी साहब की जानिब से यही कहा गया है कि 27 दिसंबर के बाद वो बताएंगे कि 4 नुकात अगर नहीं माने गए तो क्या करना है। इसके अलावा एक और कॉन्फ्रेंसी थी जो कि थी अनवर मजीद के हवाले से, उनके जो साथी हैं तो उससे भी उन्होंने इनकार नहीं किया है। अच्छा, एक और यहाँ पर मेन लीड लगी हुई है वो है मेयर कराची वसीम अख्तर के मुतालिक, और इसमें लिखा है कि मेयर कराची वसीम अख्तर पाबंदी के बावजूद अमरीका रवाना, हसास इदारों ने नोटिस ले लिया, 30 से ज्यादा अहम मुकदमात में मुलविस हैं, हाल ही में जमानत पर रिहाई मिली थी, अदालती हुक्म के मुताबिक मुल्क नहीं छोड़ सकते थे, सेक्रेटरी बल्दियात से इजाजत लेने के कानून पर भी अमल नहीं किया गया। जबकि वसीम अख्तर ने 7 माह कबल अहले खाना समेत अमरीकी हुकाम को शहरियत के लिए दरख्वास्त दे दी थी और ये भी खदशात जाहिर किए जा रहे हैं कि वापस नहीं आएंगे। सरकारी जराए ऐसा कह रहे हैं, जबकि हिस्सास इदारों ने पुरस्कार रवानगी की रिपोर्ट भी तलब कर ली है। चलें जी, जबरदस्त। यहाँ पर अब मेरे पास जो खबर है इस वक्त जंग में ही, वो एक तो इमरान खान के हवाले से है जो कल उन्होंने सवाबी में खिताब किया है जलसे से, और उसमें सी पैक के हवाले से उन्होंने बात की कि मुल्क रोशन करेगा ये सी पैक का मंसूबा, हमें चीन से कोई इख्तलाफ नहीं है, पर वफाकी हुकूमतों से जो है वो हमें इस मसले में काफ़ी ज़्यादा इख्तलाफात हैं। इसी हवाले से उन्होंने फिर एक बार हमने देखा कि तनकीद का निशाना बनाया है हुकूमत को और खसूसी तौर पर नवाज शरीफ को और मौलाना फजल रहमान को, और वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को उनका कहना था कि वो करप्शन टीम के कप्तान हैं, जबकि फजल रहमान नायब कप्तान हैं, जरदारी और शहबाज शरीफ जो है वो कोच है, इनका कहना है। जबकि आपको ये भी बताएं कि कल जो ये सवाबी में जलसा हुआ है उस हवाले से इमरान खान का ये कहना है कि अगर पनामा लीग्स के हवाले से हमें इंसाफ नहीं मिला तो एक बार फिर से हम सड़कों पर आएंगे। अल्टीमेट ऑप्शन इनके पास सड़कों पे आना ही रह जाता है। हाँ, सड़कों पे आना रह जाता है। लेकिन मैडम एक पॉजिटिव चीज जो कल मुझे उनकी स्पीच में नजर आई वो ये थी कि वो सी पैक को लेकर काफी पॉजिटिव हैं। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो वो हुकूमत की पॉलिसीज को, हुकूमत के ऊपर करप्शन के इल्जाम तो लगा सकती है, लेकिन सी पैक की अहमियत से और सी पैक से कितने समरात और फायदे हासिल होंगे इससे कोई भी पार्टी इनकार नहीं करी है। अच्छा, मैं नेक्स्ट खबर की तरफ मूव ऑन कर जाती हूँ और इसमें एक और यहाँ पर लीड लगी हुई है और ये लीड है कि इक्तदार के लिए कुछ खानदान एक दूसरे को कंधा दे रहे हैं। सिराजुल हक ऐसा कहते हैं, गद्दार और बदउनवान टोले ने इलेक्शन कमीशन की मदद से इंतखाबी निजाम को यरगमाल बना रखा है। अवाम इंतखाबी इस्लाहात के बगैर 2018 के नताइज तस्लीम नहीं करेंगे। हुक्मरानों को कटहरे में लाने के लिए बड़ी तहरीक नागुज़ीर हो गई। जमहूरियत निज़ाम मुस्तफ़ा का रास्ता है, हम इंतखाब के जरिए इनकलाब लाएंगे। शूरा के अख्तामी सेशन से सिराजुल हक खिताब कर रहे थे जिसमें उन्होंने ये बातें की। आप देखें कि कितनी ज्यादा कल स्पीचेस दी गई हैं और कितनी ज्यादा कल डेवलपमेंट हुई हैं। तमाम जो है पॉलिटिकल पार्टीज की जानिब से सभी मुतारिक नजर आ रहे हैं। और ज्यादातर संडेज पे मैं यही देखती हूँ कि हर जगह पर जलसे हो रहे होते हैं, जगह जगह पर लोग जो है वो खिताब कर रहे होते हैं। और हमने कल देखा कि कल 3 अहम जो है वो एक सिराजुल हक का बता रही है, इमरान खान का था और एक मौलाना फजल रहमान का भी था, जिन्होंने जवाबी तनकीद भी जो है वो बहुत ज्यादा की है और इमरान खान को काफी ज्यादा तनकीद का निशाना बनाया है। अच्छा जनाब, मेरे पास जो अब नेक्स्ट खबर है वो डॉन में है और डॉन की एक बड़ी खबर है फॉग के हवाले से। सब जानते हैं कि इस वक्त पंजाब जो सूबा है वहाँ पर फॉग का राज है और इस फॉग की वजह से तकरीबन 10 जाने जो है वो इस वक्त इसकी नज़र हो चुकी हैं और यही खबर जो है वो आज हम देख रहे हैं कि डॉन में है। फॉग कॉजेस chaos ऑन रोड्स एंड टेक्स 10 लाइव्स। तो लाहौर में तकरीबन 10 अफराद जो हैं वो इसका शिकार हुए हैं। एक इंतहाई अफसोसनाक खबर है और अभी तक जो है बारिश भी नहीं हुई। मेरा ख्याल है कि शायद यही वजह है कि इससे मजीद जो फॉग है वो बढ़ती चली जा रही है। अच्छा, उसके साथ एक और अच्छी खबर जो है मेरे पास वो है
जैसे कि सब जानते हैं कि वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की कल सालगिरह थी, तो एक पिक्चर यहाँ पर लगी है जंग में कि वो अपनी वालिदा को केक खिला रहे हैं, तो दूसरी जानिब मोदी साहब ने भी जो है वजीर आजम कॉल की है और बेस्ट विशेस दी। ये 4 पिक्चर्स थी जो मरियम नवाज शरीफ जो साहबजादी हैं वजीर आजम की, उन्होंने ट्विटर पे अपलोड की थी और उन्होंने कहा था कि वो अपनी ग्रैंड मदर को जो है वो केक खिला रहे हैं। अच्छा, उसके बाद जो है एक और मेरे पास यहाँ पे द नेशन है और इसमें मेन लीड जो लगी हुई है ये है पाकिस्तान फ्रीज 220 इंडियन फिशरमैन और होप दिल्ली विल रेसिप्रोकेट गुडविल जेस्चर। इसके अलावा एक और खबर भी लगी हुई है कि मोदी विशेस नवाज ऑन बर्थडे, वही जो अभी आप बात करें थी कि प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बर्थडे की विश की है। और एक और यहाँ पर लीड है जो कि है जरदारी शुजात महल ग्रैंड एंटी गवर्नमेंट अलायंस, और ये उसी ग्रैंड अलायंस के बारे में बात हो रही है ना, जो जरदारी साहब और शुजात साहब का ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बनाने पर इत्तेफाक हुआ है और उनकी जानिब से ये भी कहा गया है कि हुकूमत गिराना एजेंडा नहीं है, मुफाहिमत जमहूरियत से है, 4 मुतालबात पर बात 27 दिसंबर को होगी। तो ये थी आज की अखबारात की 6 सुर्खियां जो हमने आपको बताई। और अब एक और ताज़ा तरीन खबर आपके साथ में शेयर कर लेते हैं और ये खबर है न्यूयॉर्क से, जहां नाइट क्लब पर फायरिंग से 2 अफराद हलाक और 4 जख्मी हो गए हैं। फायरिंग करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको इस अहम खबर से अपडेट कर रहे हैं। न्यूयॉर्क से ये खबर है जहां नाइट क्लब पर फायरिंग से 2 अफराद हलाक और 4 जख्मी हो गए हैं। फायरिंग करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। अहम खबर से आपको आगाह किया है। अब रुक कर लेते हैं पाकिस्तान में ही दीगर शहरों में इस वक्त क्या कुछ हो रहा है। सबसे पहले रुक करेंगे शहर इक़्तिदार का। इस्लामाबाद में आज क्या गहमा गहमी है, कौन से मेगा इवेंट्स आज होने जा रहे हैं, मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे नासिर काज़मी से। जी नासिर, बताइएगा फेडरल कैपिटल में आज क्या बड़ी खबरें हैं। आज अनम और सवा रूटीन की खबरें हैं, जिस तरह पार्लियामेंट की कमेटीज़ हैं जिसपे इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन कमेटी है जिसमें पैनल सूबाई राब्तों के हवाले से बात होगी, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है उसकी भी अंदर मुख्तलिफ जो ऑडिट एतराज़ात हैं उनका जायज़ा लिया जाएगा। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में मुख्तलिफ केसेस समात है और साथ ही साथ इमरान खान नाअहली केस जो है उसका भी आज हेयरिंग है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में। इसके साथ मुख्तलिफ इलाकों जो ताजरों का एक वफ्द है इस्लामाबाद आया हुआ है और वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के हवाले से आज एक सेमिनार में बैठेंगे जहाँ पर टेक्सटाइल इंडस्ट्री के फ़रोग के लिए के हवाले से बात होगी। ये वो सारी रूटीन की बात थी जो मैंने आपसे शेयर की हैं और आपका जो इंट्रो था वो बहुत ज़बरदस्त था। एक्चुअली जो ज्वेलरी के मुतालिक आपने आज बातें बताई हैं उससे मुझे बड़ा फ़ायदा हो गया। मेरी बेगम की आज सालगिरह है तो उसके लिए मैं गिफ्ट खरीदने के चक्कर में था तो आपने मेरी मुश्किल बड़ी आसान कर दी। हैप्पी बर्थडे। बिल्कुल, और आप भी टीम का हिस्सा हैं बिल्कुल नासिर काज़मी, तो आपकी वाइफ को हमारी टीम की तरफ से हैप्पी बर्थडे। और ये भी बताइएगा, अब आपने ज्वेलरी की बात कर दी है कि शहर इक़्तिदार में क्या ट्रेंड चल रहा है, ज्वेलरी का लोग खरीदना शुरू हो गए या नहीं शुरू हो गए हैं आने वाले साल की खुशी में? बिल्कुल, मैं चूँकि ख़वातीन के फैशन से ज़्यादा मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन जो चीज़ें आपने शुरू में बताई वो बिल्कुल हैं, वो सारी चीज़ें मौजूद हैं आजकल इन हैं। और यकीनन मैं तो जाता ज़रूर हूँ शॉपिंग के लिए बेगम के साथ, लेकिन ये नहीं पता होता वो क्या कुछ खरीदा जा रहा है। चले ठीक है, नासिर काज़मी अपडेट कर रहे थे। एंजॉय योर डे, आज सेलिब्रेट कीजिए आप अपनी वाइफ की बर्थडे। और आगे बढ़ते हैं और बारे में जान लेते हैं। कराची के इलाके पुराना हाजी कैंप में वाक़ई लकड़ियों के गोदाम में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया है। आग के बायस 2 रिहायशी इमारतों को जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंचा है और इसी हवाले से मजीद जानते हैं आज न्यूज़ की नुमाइंदा अस्मा नवाज से। जी अस्मा, ताज़ा तरीन सूरत हाल से अपडेट कीजिए। जी सबा और अनम, इस वक्त मैं मौजूद हूँ पुराना हाजी कैंप में, जहाँ पे एक लकड़ी के गोदाम में आग लग गई थी। आग की शिद्दत में इतना इजाफा हुआ कि उसने 3 गोदामों को अपनी लपेट में ले लिया, लेकिन बर वक्त कार्रवाई कर एक बड़े सानिये से बचा लिया गया है। इस फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ियों ने इस आग बुझाने के अमल में हिस्सा लिया है। तंग गलियों के बायस शुरू में उन्हें इमदादी कार्रवाई में कुछ मुश्किलात पेश आई, लेकिन फिर भी इस पर काबू पा लिया गया। इस वक्त भी कूलिंग का अमल जारी है और खुशाइन बात यह है कि यहाँ पर किसी भी किस्म का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, अलबत्ता भारी माली नुकसान जरूर हुआ है।
ठीक है, अस्मा नवाज कराची से अपडेट कर रही थी। आपका बहुत शुक्रिया। शुक्र है अनम, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। बिल्कुल, और अभी भी जो है इस वक्त रेस्क्यू का काम जारी है, तो उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द ये काम जो है मुकम्मल हो जाए। मजीद भी कुछ न्यूज स्टोरीज आपको बताते चलते हैं। रुक करेंगे लाहौर का। लाहौर के इलाके सगिया रोड पर हाउसिंग सोसाइटी में 9 साला बच्चा मुबश्शिर खेलते हुए खुले मेन होल में गिर गया। वाक़े की खबर मिलने पर इलाका मकीनों ने बच्चे को रेस्क्यू करने की कोशिश की, मगर बच्चा जांभर न हो सका। वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने वाक़े का नोटिस लेते हुए इंतजामिया से रिपोर्ट तलब कर दी और जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया। लांडी जेल की बात कर लेते हैं, जहां कैद 220 भारतीय माहीगीर रिहा होकर भारत जाने के लिए लाहौर रवाना हो गए। कितना बड़ा दिल है पाकिस्तान का। एदी फाउंडेशन ने भारतीय कैदियों की रवानगी के इंतजाम किए। अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस से लाहौर पहुंचने के बाद भारतीय माहीगीरों को वाघा बॉर्डर पर भारतीय हुकाम के हवाले किया जाएगा। मजीद 219 माहीगीर कैदी 5 जनवरी को रिहा किए जाएंगे। और आलमी शोहरत याफ्ता कार ड्रिफ्टर अहमद दिहाम पाकिस्तानी नौजवानों को तरबियत देने के लिए कराची पहुंच गए। चैंपियन एथलीट क्लिप शूट के लिए बलूचिस्तान भी जाएंगे। अहमद दिहाम का ताल्लुक उर्दन से है। उनका कहना था 28 दिसंबर को वो कार पार्क ड्रिफ्टिंग वर्कशॉप में नौजवानों को लेक्चर भी देंगे, जिसके बाद ड्रिफ्टिंग का अमली मुजाहरा भी किया जाएगा। क्या बात है, जावेद भाई की रिपोर्ट्स बहुत अच्छी होती हैं स्पोर्ट्स के लिए। और गुड मॉर्निंग, आज में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, जिसके बाद शामिल करेंगे खाना बनाने का झटपट तरीका रैपिड रेसिपी में। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग आज। और अब आपको मुल्क भर से बताते हैं कि मुल्क भर में कल मसीही बरादरी ने क्रिसमस का त्यौहार मजहबी जोशो जज्बे से मनाया। गिरजाघरों में इबादत की गई, चरागा भी किया गया और तहफ़ के तबादले भी किए गए। अमन के दाई और मोहब्बत के पैगंबर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की यौम विलादत की मुनासबत से मसीही बिरादरी ने क्रिसमस त्यौहार मजहबी जोशो खरोश से मनाया। क्रिसमस के मौके पर गिरजाघरों में खुसूसी सर्विसेज का एहतमाम किया गया, जहां मसीही मजहबी रहनुमाओं ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात पर रोशनी डाली। इस मौके पर अकीदत के गीत भी पेश किए गए। क्रिसमस के मौके पर गिरजाघरों को भी खूबसूरती से सजाया गया और खुसूसी सर्विसेज के इख्तिताम पर मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं भी की गईं। अनम, वैसे कल मैं देख रही थी कि आज न्यूज़ बता रहा था, लम्हा बलम्हा आगाह कर रहा था अपने नाजरीन को कि किस तरीके से जो है मसीही बरादरी ने कल पाकिस्तान में भी त्यौहार मनाया। इट वाज टू गुड। यस, और काफी ज्यादा जोश खरोश लोगों में पाया गया है। और अच्छी बात ये थी कि सब कोई भी इवेंट आता है उसमें सब मुतहरिक हो जाते हैं और एक साथ जो है इस तरह के इवेंट्स को सेलिब्रेट करते हैं। खैर, ये तो थी जनाब कल की अहम खबर। अब अखबारात के एडिटोरियल्स की बात कर लेते हैं, उसमें कॉलमिस्ट क्या लिख रहे हैं इस पर नजर डालने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शारिक मेहर साहब। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गुड मॉर्निंग आज। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं शारिक मेहर साहब? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, आज इदारियों ने जंग ने और एक्सप्रेस ने अपने इदारियों में सिंध तास मुआहदे पर आलमी बैंक के किरदार को बड़े नुमाया तौर पे शाया किया है और लिखा है। इसके अलावा भारत को सी पैक में शामिल करने की दावत जो पाकिस्तान ने पेशकश की है, ये भी एक बड़ा अहम मामला है। इस पर भी इदारिया लिखा गया है और जमहूरियत और एहतसाब साथ साथ एक इदारिया ये भी जंग ने लिखा है। और उसके अलावा क्रिकेट के हवाले से तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिंध तास मुआहदे पर आलमी बैंक के किरदार की, क्या किरदार है। आपको याद होगा कि गुज़िश्ता दिनों इदारिये में लिखा है कि गुज़िश्ता दिनों आलमी बैंक के सदर ने पाकिस्तान को ख़त लिखा था और कहा था कि जनवरी तक आप दोनों ममालिक यानी भारत और पाकिस्तान किसी तस्फिये पे, किसी नतीजे पे पहुंच जाए जो उनका पानी के ऊपर मामला चल रहा है सिंध तास मुआहदे पे। और उसका जवाब पाकिस्तान ने बहुत सोच के अब दिया है। वज़ीर ख़ज़ाना इसाक डार ने इसका जवाब लिखा है और उन्होंने आलमी बैंक से कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का भी इजहार किया है। अच्छा, भारत ये चाहता है कि
किसी गैर जानिबदार माहिर को तैनात कर दिया जाए और वो मामला ये सारा दोनों मुल्कों के दरमियान देखे। और पाकिस्तान ये चाहता है कि आलमी बैंक ही इस मामले को देखे, वही इस तमाम मामले को देखे, क्योंकि मुआहदा जो है उसी के तहत तय पाया था 1960 में। तो ये तमाम चीज़ें हैं। अच्छा, भारत का ये मौक़िफ़ है कि हम जो है वो बहते हुए पानी को इस्तेमाल कर रहे हैं, हम कोई खिलाफ वर्जी नहीं कर रहे, जबकि पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान का 40% पानी जो है वो रोक लिया जाएगा। तो ये तमाम चीज़ें हैं। तो इस बातचीत पे जो भी नेगोशिएशन आगे बढ़ेंगी तो उस पे पाकिस्तान को क्या तहफ़्फ़ुज़ात है? अच्छा, पाकिस्तान को ये है कि भारत के 2 बड़े पावर प्रोजेक्ट्स जो है वो लगाए जा रहे हैं, किशन गंगा डैम और रिटली पावर प्लांट। ये 2 ऐसे बड़े प्रोजेक्ट हैं, वो 1000 मेगावाट से ऊपर के हैं। और उसका बराह रास्त ताल्लुक उन दरियाओं से है, जहलम और सतलज, वो दरिया है सिंध समेत, जहाँ से पाकिस्तान को पानी आता है और वो पानी रोक दिया जाएगा। पाकिस्तान ने इस पर एतराज़ उठाया है और भारत का मौक़िफ़ है कि वो बहते हुए पानी से चौके पावर प्लांट लगा रहा है, इसलिए ये पानी नहीं रुकेगा। अच्छा, आपको याद होगा कि गुज़िश्ता दिनों मोदी ने, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी पंजाब में एक तकरीर के दौरान कहा था कि पाकिस्तान को एक एक बूंद जो भारत से बहती है, पाकिस्तान में जाता है पानी की, एक एक बूंद हम इस्तेमाल करेंगे और वहाँ नहीं जाने देंगे। तो उसने आबी जारियत का भी ऐलान किया था। लेकिन बहरहाल ये अब मामला जो है वो आलमी अदालत में है और भारत अपना असर रसूख इस्तेमाल कर रहा है। चौके भारत की लॉबी तो कब नहीं कर रहा, वो तो इस मसले पे शुरू से भारत की लॉबी बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो अपना असर रसूख इस्तेमाल कर रहा है और एक दबाव में लेने की एक कोशिश है, ये है। अच्छा शारिक महर साहब, भारत के हवाले से ये बात हो रही है, तो अभी आपने जिक्र किया है कि पाकिस्तान की जानिब से CPEC में शमूलियत के हवाले से अब बातचीत गर्दिश कर रही है। ये क्या है? ये इदारिया भी एक्सप्रेस ने अपने इदारिये में लिखा है कि पाकिस्तान ने भारत को जो पेशकश की है, चीन के तर्जुमान ने कहा था कि हम CPEC में उन ममालिक को शामिल करेंगे जिनमें पाकिस्तान रजामंद होगा। और ये पाकिस्तान की बड़ी फरागदिली है, ये बड़ापन है कि पाकिस्तान ने भारत को जो है CPEC जैसे अहम मंसूबे में शामिल करने की पेशकश की है। बिल्कुल, हमारे जो कमांड सदन कमांडेंट हैं उन्होंने ये पेशकश की कि भारत जो है तखरीबकारी से परहेज करे और अगर वो शमूलियत इख्तियार कर सकता है तो CPEC में शामिल हो जाए और इसके समरात से जो है फ़ायदा हासिल करे। तो उसके बाद फिर चीन के तर्जुमान ने इस तरह का बयान दिया। तो अभी आपको क्या लगता है कि भारत पे इन बयानात के बाद शमूलियत इख्तियार करने के लिए राजी हो जाएगा? देखिए, भारत में हमेशा से एक मखसूस लॉबी रही है, एक इंतहा पसंदाना सोच रही है, जो भारतीय हुकूमत अगर चाहे भी तो वो पाकिस्तान से बेहतर ताल्लुकात नहीं कर पाती। देखें, इसमें माजी की बहुत सारी मिसालें हैं। आपने देखा होगा कि कभी उड़ी हमला हो जाता है, कभी कारगिल का कोई वाक़या हो जाता है, या कभी कोई बॉर्डर पे आप देखें उसके महाज को गर्म कर दिया जाता है। तो वहाँ एक मखसूस लॉबी है, जब भी पाकिस्तान से ताल्लुकात बेहतर होते हैं वो लॉबी अपना काम करना शुरू कर देती है। अब ये है कि पाकिस्तान ने जो पेशकश की है उसके समरात जो है भारत भी हासिल कर सकता है। आप देखेंगे बहुत सारे ममालिक CPEC में, इदारिया ने लिखा है कि CPEC में बहुत सारे ममालिक ने अपनी शमूलियत की दिलचस्पी जाहिर की है और उसमें 2 बड़े ममालिक रूस और अमेरिका भी हैं। रूस तो बहुत ज़्यादा दिलचस्पी ले रहा है क्योंकि वो हमारा पड़ोसी भी है और उसने जो है मशरिक़ वस्ती एशियाई रियासतें जो हैं वो जाके वहाँ पे बराह रास्त हमारा वो रूट भी होगा और हम उससे तिजारत भी करेंगे। तो रूस ने बहुत ज़्यादा दिलचस्पी ज़ाहिर की, ईरान ने की है, अमेरिका ने की है। और ये जो आप देखें कि चीन के सिंकियांग सूबे से ये आता है बड़े दुश्वार गुजार रास्तों से होता हुआ गवादर तक, और गवादर से फिर सारे ममालिक खुले। तो पाकिस्तान ये चाहता है, पाकिस्तान ने एक पेशकश की है इसके लिए, लेकिन भारत को अपना रवैया तर्क करना होगा। भारत को अपना रवैया बलूचिस्तान में दहशतगर्दी ख़त्म करनी होगी और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो उसने आलमी महाज पे, आलमी सतह पे जो महाज गर्म किया हुआ है वो ख़त्म करना होगा। तो भारत को भी स्टेप लेना ज़रूरी होगा। शारिक साहब, हर बार ही हम देखते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से हर जो जज्बा खैर सगाली के लिए पैगामात जाते हैं, मुज़ाकरात की भी पेशकश पाकिस्तान की तरफ से होती है और हर तरह हम देखते हैं कि पाकिस्तान फर्स्ट स्टेप उठाता है अमन के लिए। भारत का इस सब में क्या रोल है? अभी आपने बात की सिंतास मुआहदे में भी इख्तलाफात हैं,
कश्मीर इशूज अपनी जगह है, दहशतगर्दी के इशूज अपनी जगह है, तो इस सब में भी पाकिस्तान पहल कर रहा है। तो पाकिस्तानियों के लिए आप क्या समझते हैं कि ये इस तरह के पैगाम जाना क्या उनकी फेवर में जाते हैं या लोग इस जज्बा खैरसगाली का फायदा उठाते हैं? देखिए, पाकिस्तान ने हमेशा से एक बाशऊर मुल्क होने का सबूत दिया है, एक ज़िम्मेदार मुल्क होने का सबूत दिया है। पाकिस्तान ने हमेशा एक बड़ा मुल्क होने का सबूत दिया है। हालांकि आबादी और रकबे के लिहाज से भारत बहुत बड़ा है, उसका वॉल्यूम, माशी हजम, उसका रसूख ज़्यादा है, लेकिन रवैयों के एतबार से देखें तो पाकिस्तान ने हमेशा एक बावकार अंदाज में, एक ज़िम्मेदार अंदाज में, और ख़ास तौर पे जब से दोनों एटमी ममालिक हैं, पड़ोसी एटमी ममालिक, जब से पाकिस्तान एटमी क़ुव्वत बना है तो उसने बहुत ज़िम्मेदाराना रवैयों का मुज़ाहरा किया है और हमेशा से पेशकश की है कि देखें, बात यह है कि हम गुर्बत के ख़िलाफ़ काम करें। हम आप देखें कि माजी में भी बहुत सारे पड़ोसी ममालिक ऐसे थे जिन्होंने जंगें भी लड़ी, फ्रांस और बरतानिया की मिसाल है, लेकिन वो अब शीर व शकर हो गए हैं। हमारी भी सरहदें मिलती हैं। देखिए, पड़ोसियों को बदला नहीं जा सकता कभी भी। पाकिस्तान ने हमेशा ये समझाने की कोशिश की है कि पड़ोसी कभी तब्दील नहीं हो सकते। आप हमारे पड़ोसी हैं, अच्छे ताल्लुकात करें, हम गुर्बत के ख़िलाफ़ लड़ें, तालीम हम आम करें, सेहत के लिए हम काम करें। पाकिस्तान ने हमेशा से ये पैगाम दिया है। तो और अब इस वक्त अददी बरतरी जो है वो ख़त्म हो गई है। बिल्कुल, पाकिस्तान ने हमेशा अमन का पैगाम दिया है। आप देखें कि 220 माहीगीर भी जो हैं उन्होंने रिहा किए हैं पाकिस्तान की जानिब से, हमेशा अमन का पैगाम था। अच्छा, और एक बात और मैं बताऊं आपको कि अब जंगें जो हैं अददी बरतरी पे नहीं लड़ी जाएंगी कि आपके इतने जहाज हैं और इतने टैंक हैं और इतनी फौज है। एटमी ताकत बनने के बाद ये अददी बरतरी खत्म हो चुकी है, तो इस चीज से भारत को भी बाहर आना होगा। और अब माशी तमाम कंट्रीज ये समझ ही चुकी हैं कि जाहिर सी बात है पाकिस्तान भी न्यूक्लियर पावर है और भारत भी है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, इतनी सारी ड्राई बातें हो गई, कुछ स्पोर्ट्स की बात कर लेते हैं। मेलबर्न टेस्ट, जी मेलबर्न टेस्ट आप देखेंगे ब्रिस्बेन में पाकिस्तान ने सेकंड इनिंग में जो कमबैक किया था और जो उन्होंने बैटिंग की थी लाजवाब, तो उसके असरात आज जब से टेस्ट मैच आज मॉर्निंग से जब से स्टार्ट हुआ है, तो जब से आप देखेंगे उसके असरात आपको नज़र आना शुरू हो गए होंगे। वो जो कॉन्फिडेंस उन्होंने वहाँ गेन किया था वो आज मेलबर्न टेस्ट में उसमें नज़र आना शुरू हो गए हैं। पाकिस्तान का अच्छा खासा 100 के करीब स्कोर हो गया है और अच्छी बैटिंग पाकिस्तान कर रहा है। उसके 2 विकेट्स जो हैं वो गिरी हैं। तो बहरहाल ये देखें कि क्या होता है। और माहिरीन तो ये कहते हैं कि अगर 400 रन पाकिस्तान कर लेता है तो पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया को दबाव में ले लेगा और लगता है ऐसा है कि पाकिस्तान एक अच्छा स्कोर कर जाएगा। एक चेंज किया है आज पाकिस्तान ने, राहत अली की जगह सुहेल खान को शामिल किया है और बाकी ये देखें कि वो ऑस्ट्रेलियन जो है उनके अभी कुछ दिनों पहले के बयानात से आप देखें वो यासिर शाह से भी बहुत खौफजदा हैं। तो अब पिच भी बहुत देखें क्या टर्न करती है, आगे जाके किस मूड से खेलती है। तो मेलबर्न टेस्ट में पाकिस्तान से कमबैक करने की बड़ी तवक्कात है मेरे ख्याल से। चलिए जी, हम उम्मीद करते हैं कि पिच जो है इस बार पाकिस्तान की फेवर में जाए और तमाम तर जो क्रिकेट शायकीन हैं हम सब जो है दुआ गो हैं पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी टीम के लिए कि इंशाल्लाह आज का मैच जो है पाकिस्तान अच्छा स्कोर करे, तकरीबन 400 तक तो जाए। हाय है ऐसी ख्वाहिशात, नन्ही ख्वाहिशात खैर हो सकता है कि ऐसा हो भी जाए, क्योंकि मैंने हमेशा से ये कहा है कि पाकिस्तान जो है अनप्रेडिक्टेबल टीम है। हमारे साथ इदारियों पे बात करने के लिए मौजूद थे सीनियर हम सहाफ़ी शारिक मेहर साहब, जो कि हमें बता रहे थे निदारियों के हवाले से। आगे बढ़ते हैं और रूस के बारे में खबर शामिल करेंगे। रूस का एक फौजी जहाज बहरे अस्वद के साहिल पर वाक़े तफरीही शहर सूची से 150 किलोमीटर दूर समंदर में गिर वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग। आज और अब कुछ बात कर लेते हैं आज की तारीख के हवाले से जो कि इंतहाई अहम है। जी हाँ बिल्कुल, आज के दिन यानी 26 दिसंबर को 1975 में दुनिया के पहले कमर्शियल सुपरसोनिक तैयारे ने परवाज की थी। दुनिया का पहला कमर्शियल सुपरसोनिक तैयारा टॉपवॉल्फ रूस ने बनाया था। इस सुपरसोनिक कमर्शियल तैयारे की पहली परवाज 26 दिसंबर को हुई। पहले सुपरसोनिक कमर्शियल ट्रांसपोर्ट में 55 अफराद के सवार होने की गुंजाइश थी। ये तैयारा 52,000 फुट की बुलंदी पर परवाज करता था और इसकी रफ्तार 2000 किलोमीटर फी घंटा थी। ताहम अब इस बर रफ्तार जेट एयरलाइन की प्रोडक्शन और इस्तेमाल रोक दिया गया है।
चलिए जनाब, बात कर लेते हैं ज्वेलरी के हवाले से। तो वैसे शायद ही कोई ऐसी लड़की हो जिसे ज्वेलरी से लगाव ना हो। लड़कियों के लिए ज्वेलरी, अपने ड्रेस के साथ मैचिंग ज्वेलरी शायद इतनी ही जरूरी होती है जितनी जिंदगी के लिए हवा और पानी। क्या बात की है, बिल्कुल क्या पंच लाइन लिखी है। अच्छा, और कुछ लड़कियों को तो ज्वेलरी का क्रेज होता है। ऐसी ही एक लड़की से गुड मॉर्निंग आज की टीम ने भी मुलाकात की है। उनका कहना है कि वो अपनी इनकम का ज्यादातर हिस्सा ज्वेलरी की शॉपिंग पर खर्च कर देती हैं। मुझे ज्वेलरीज का बहुत ज़्यादा शौक है, क्योंकि मैं अगर कभी भी मॉल जाती हूँ तो मेरी सबसे पहली नज़र उस शॉप पे होती है जिसपे मुझे ज्वेलरीज और ऐसी सेंटिमेंटल और ओरिएंटल थिंग्स नज़र आए। स्पेशली एंटीक्स, अगर एंटीक्स होती है जैसे पुराने ज़माने की ज्वेलरी, जैसे आप यूजुअली ओल्ड फिल्म्स में देखते हो, वैसे बड़े नेकलेसेस और इस तरीके की चीज़ें, वो मुझे बहुत पसंद है। ज्वेलरी मेरे हिसाब से एक ऐसी चीज है जो आपको आपकी पर्सनालिटी चेंज करती है, आपके बारे में बताती है। अगर आप ज्वेलरी इस वे में पहनते हो, अगर आप बहुत ज्यादा हैवी ज्वेलरी पहन रहे हो, मेरे हिसाब से यूजुअली पीपल जज करते हैं कि ओके फाइन, इसमें बहुत ज्यादा एटीट्यूड है। और अगर आप ऐसी ज्वेलरी पहनते हो जो बहुत डिसेंसी होती है और बहुत स्मॉल पेंडेंट्स वगैरह, तो यूजुअली लोग बोलते हैं कि ये बहुत फॉर्मल बनती है। यूजुअली मेरे साथ ऐसा ही होता है कि मुझे ज्यादातर लोगों ने ज्वेलरी पे जज करा है। मैंने अपनी ज्यादातर पॉकेट मनी ज्वेलरी के ऊपर वेस्ट करी है। मैं ज्वेलरी के पीछे बहुत क्रेजी हूँ। अगर मैं कहीं जाती हूँ, मेरी मॉम हमेशा मुझे ज्वेलरी के स्टोर से बाहर खींच के लेकर आ रही होती है कि बस बहुत हो गया, अब बहुत ज्यादा ज्वेलरी हो गया। उनको हमेशा यही परेशानी होती है कि मैंने इतनी सारी चीजें जमा करी है पर उनका नंबर कभी भी नहीं आता। तो हमेशा ये कहते हैं हमेशा नंबर करके रखा करो कि आज ये पहनना है, आज ये पहनना, ताकि जितनी भी तुमने चीजें ली वो एटलीस्ट यूज होती जाए। जब भी मैं शॉप के अंदर जाती हूँ, मैं ज्वेलरी ले तो लेती हूँ, बट मुझे ये कंफ्यूजन होती है कि क्या मैं सही चीज ले रही हूँ, क्या ये मेरी ड्रेस के साथ मैच करेगी, या अगर मैं इसको इस आउटफिट के साथ पहनूंगी तो क्या वो अच्छा लगेगा। बट मुझे वो अच्छी लगती है तो मैं लेकर आ जाती हूँ। मुझे ये होता है कि अगर क्या बड़े जो इयररिंग्स होते हैं वो मुझे सूट करते हैं या मेरे फेस के साथ अच्छा लुक दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, मैं यूजुअली बाय तो कर लेती हूँ, बट मुझे फिर पहनने में अजीब सा लगता है कि बहुत ज्यादा, मुझे होता है कि बहुत ज्यादा ओवर ज्वेलरी तो नहीं हो रही अगर मैं बहुत ज्यादा पहन रही हूँ। ज्वेलरी से मेरा सबसे बैड एक्सपीरियंस तब हुआ था जब मैं अपने फेयरवेल के लिए गई थी। फेयरवेल के लिए हमारा थीम था टू वेयर अ गाउन, और मेरा गाउन वाज वाइट एंड ब्लू। तो मैंने उसके लिए ज्वेलरी बाय करी थी और इट वाज पर्ल्स जो वाइट में थे और ब्लू इयररिंग थी जो राउंड सर्कुलर उसमें थी। मैंने अपनी फ्रेंड को दिखाया भी था कि क्या मुझे पर्ल्स पहनने चाहिए या फिर मुझे राउंड के लिए जाना चाहिए। उसने मुझे पर्ल्स प्रेफर करा था, बट जब मैं घर आई मैंने ड्रेस पहना, मैंने दोनों पहन के देखे, मुझे राउंड वाले ज्यादा अच्छे लगे। मैं किसी से पूछा नहीं, उस वक्त मैं पहन के चली गई। और जब मैं वहां पहुंची तो सबने मुझे इतना क्रिटिसाइज करा उस टाइम कि मैंने क्यों इतने बड़े ज्वेलरी पहनी है, वो भी गाउन के साथ, कौन ऐसे पहन कर आता है, ऐसा लग रहा है तुम फेयरवेल में नहीं शादी में आई हो। बहुत मुझे सुनने को मिला उस टाइम पे। और उसके बाद मैं जब भी ज्वेलरी पहनती हूँ तो मैं हमेशा अपनी मॉम को या किसी को दिखाती हूँ कि क्या मैं सही लग रही हूँ, मैंने सही ज्वेलरी पहनी है अपने ड्रेस के साथ, बहुत ओवर तो नहीं हो रही मैं। ज्वेलरी इज लाइक अ पैशन फॉर मी। ज्वेलरी मेरे लिए एक ऐसी चीज है, अ रियली इम्पोर्टेंट पार्ट फॉर मी टू वेयर एवरी डे। और मेरा सबसे फेवरेट नेकलेस मैंने अभी पहना हुआ है। आई लव दिस वन एंड आई वेयर इट एवरी डे विद एवरीथिंग आई वेयर बिकॉज इट गोज विद एवरीथिंग। और जनाब देखा आपने कि किस तरीके से ये बता रही थी अपनी ज्वेलरी के बारे में, ज्वेलरी बॉक्सेस सारे रखे हुए थे, और देखिए किस तरीके से बात कर रही थी कि मैंने ये लिया, ब्लू पर्ल लिया, फिर मैंने व्हाइट पर्ल लिया और इसके साथ ये मैच नहीं हो रहा था, ये मैच नहीं हो रहा था। यकीन माने लड़कियों के लिए ज्वेलरी इतनी इंपॉर्टेंस की हामिल है कि आपको बताया नहीं जा सकता। और हम जब ये अपने सारे बॉक्सेस रख के बैठी थी तो मैं भी यही सोच रही थी कि परसों मैंने अम्मी को कहा कि अब मेरे पास जगह नहीं है, बहुत सारे मेरे पास अब जो मुझे बॉक्सेस चाहिए, क्योंकि वो ये होता है कि हमारी इतनी नाजुक नाजुक और इतनी अच्छी ज्वेलरी होती है, अगर आप उसको इस तरीके से एब्रप्टली रखते हैं ना तो फिर वो खराब होना शुरू होते हैं। अच्छा सब होता ये भी है और हमारे साथ तो डेली ये होता
होता है क्योंकि सुबह सुबह मेकअप रूम के अंदर हम लोगों ने सामने इतनी ज्यादा ज्वेलरी निकाली हुई होती है और हम सोचते हैं कि आज किसके साथ क्या पहनना है। और अनम पूछ रही होती है कि ये ठीक लग रही है या ये ठीक लग रहा है। बड़ी कंफ्यूजन है कि मेरे ऊपर राउंड जो इयररिंग्स है जैसे कि मैंने आज पहने हुए सूट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। आज मैंने मेरी वजह से पहने, मैंने इनको फोर्स किया था, बहुत फोर्स कर रही थी। सबा आई सेड कि यार सुबह नहीं बहुत ओवर लगेंगे, बहुत बड़े बड़े हैं, बट शी सेड नहीं आज हम ज्वेलरी पे कर रहे हैं तो आपने यही पहनने। मैंने कहा ओके ठीक है हम पहनते हैं, बताइएगा आप भी कैसे लग रहे हैं। बिल्कुल अच्छे लग रहे हैं। फीडबैक जो है वो आप लोगों का हमें मिलता रहता है, उसके लिए बहुत ज्यादा शुक्रिया और इसी तरह जो है वो आप शो को पसंद करते रहिए। लेकिन यहाँ पर हम मजीद भी बात करेंगे ज्वेलरी के हवाले से, पर यहाँ वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, जिसके बाद मिलेंगे ज्वेलरी ड्राइंग में बड़ा नाम अंजुम बुहरा से। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग आज। और आप देख रहे होंगे कि अचानक से हमें हुआ क्या है, सारी ज्वेलरी बदल चुकी है और काफी कुछ नया नया पहना है हमें, जो कि अभी गिफ्ट मिले हमें। बिल्कुल, और ये किसने दिया है और ऐसा क्यों हुआ है, हमने आपको बताया था शो के शुरू में कि आजकल कौन सा ट्रेंड इन है ज्वेलरी में और कौन सा ट्रेंड आउट है, और उस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन करेंगी ज्वेलरी डिजाइनर। तो इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है ज्वेलरी डिजाइनर नाज़नीन तारिक। वेलकम टू गुड मॉर्निंग आज। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग। कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। सबसे पहले तो थैंक्स अ लॉट कि आपने हमें जो है हमारी ज्वेलरीज देखे यहाँ पर रखवा दी। इन्होंने कहा नहीं ये सारी आप रखें और ये आप दोनों पहने। ये जो आपने भी रखी है ज्वेलरी ये बड़ी अच्छी है माइयों वगैरह के लिए या इस तरह के लिए हाथ की बनी हुई। मगर ये जो मैं जो ज्वेलरी बनाती हूँ टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत लोग जो है इसको डायमंड्स लाइक बेल्जियम डायमंड्स में पास कर लेते हैं बिकॉज फिनिशिंग जो होती है ना वो बहुत जरूरी चीज होती है किसी चीज में फॉर दैट मैटर, चाहे ज्वेलरी हो चाहे कोई चीज हो उसके अंदर। तो मैं एक चीज का ख्याल रखती हूँ कि फिनिशिंग जरा आई कैन सी है ना, देखें कितनी जबरदस्त फिनिशिंग है, स्टोन्स है। अच्छा ये जो लगाए हुए होते हैं आपने व्हाइट में, ये यूजुअली अगर दूसरी ज्वेलरीज के अंदर देखें तो इतने ज्यादा फाइन नहीं होते हैं, इसलिए कि ये वो होते हैं जरकॉन। अच्छा मगर ये जरकॉन नहीं है, ये अमेरिकन डायमंड है। ओह माय गॉड, अमेरिकन डायमंड। पूछे अमेरिकन डायमंड होता क्या है? हाँ बिल्कुल, ये तो पूछे। अमेरिकन डायमंड ये है कि बेसिकली इट इज जरकॉन, अच्छा बट उसके अंदर ऑक्सीजन डाल के उसके अंदर लेजर कटिंग के साथ इट्स अ नेचुरल स्टोन। ये नहीं है कि ये कोई मैन मेड स्टोन है कि फैक्ट्री में बन गया है या कोई ऐसी चीज है। इट्स नॉट एन नेचुरल स्टोन, इट इज ऑल्सो अ डायमंड। बट बिकॉज डायमंड की कैटेगरीज है, देखिए बेल्जियम होता है, साउथ अफ्रीकन होता है, अमेरिकन होता है, इंडियन होता है, तो ये भी डायमंड है। इट्स नॉट, जब मुझे लोग आके पूछते हैं कि हम झूठ नहीं बोल सकते, हम तो झूठा पहने, मैंने कहा फिर देन वो दरवाजा है, आप जा सकती हैं। इसलिए कि ये झूठी नहीं है ज्वेलरी। सब लोगों को एक चीज मेंटल एक उनको खन्नास है ना कि चांदी इज आर्टिफिशियल। चांदी इज नॉट आर्टिफिशियल। अगर गोल्ड रियल है तो चांदी भी रियल है। पूछे क्यों? बिकॉज ये प्रेशियस मेटल है। प्रेशियस मेटल, तो प्रेशियस मेटल्स कैन नॉट बी आर्टिफिशियल। अच्छा नाज़रीन ने देखें आप किस तरह से अपनी ज्वेलरी को डिस्प्ले भी किया हुआ है और इंतहाई खूबसूरत और डेलिकेट सी इनकी ज्वेलरी है जो इस वक्त मैंने भी पहनी हुई है। मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि ये तो तमाम तरह आपने ज्वेलरी बनाई है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये फॉर्मली कॉज अगर हम कोई और चीज पहनते हैं तो लगता है कि नहीं फॉर्मल ड्रेसेस के साथ नहीं जा रही, बट ये बहुत सूट कर रही है। तो क्या आप जो ब्राइडल होती हैं, ब्राइडल ज्वेलरीज उस पर भी काम करती हैं? फुल फ्लेज दुल्हनों के आजकल लड़कियां, मुझे इतनी खुशी है नहीं, आजकल मुझे इतनी खुशी है कि लड़कियां होशियार हो गई हैं। वो कहती हैं एक दिन के लिए हम जो सेट बनवाते हैं वो लॉकर में चला जाता है, ठीक, और वो फिर हम कभी पहनते नहीं है। तो वो अपने पेरेंट्स से अब कैश, प्रॉपर्टी, समथिंग ऐसी लेनी जो उनकी लाइफ में उनको आगे जाके काम आए। बिल्कुल, वेरी स्मार्ट गर्ल्स। और वो कहती है हम एक दिन के पहनने के लिए व्हेन दिस कैन बी पास्ड एज डायमंड, जब तक कोई उस पे टेस्टर नहीं लगाएगा यू कैन नॉट, इवन ज्वेलर फ्रॉम द नेकेड आई कैन नॉट से कि these are not Belgium diamonds, and because मैं 1% गोल्ड भी डालती हूँ इनके अंदर, so it does not tarnish, lifetime guarantee देती हूँ। I'm the only person in Pakistan I will say कि who gives a lifetime guarantee। अल्लाह मियाँ हमारी गारंटी नहीं देता, हम गिर जाएंगे तो हमारी हड्डी टूट जाएगी, अब अल्लाह मियाँ ऊपर से आके तो नहीं जोड़ेंगे ना, हमें जाना पड़ता है हॉस्पिटल सब इलाज करना। मगर मैं ये गारंटी देती हूँ कि अगर आपसे भी गिर जाए और टूट जाए और आप उस पर चढ़ भी जाए
तो भी मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बनाकर सही करके देती हूँ। अच्छा नाज़रीन, अब जैसे मैंने ये ज्वेलरी वेयर की हुई है, ये बहुत ज्यादा लाइट वेट भी मुझे लग रही है, मतलब मैंने ये चांदी पहने, ये मुझे बहुत ज्यादा हैवी नहीं लग रहे, बिकॉज चांदी जो होती है इट्स द लाइटेस्ट मेटल। अच्छा, तो मैं ये पूछना चाह रही थी, अब जो जैसे हम लोग हैं कि अगर शॉपिंग पे जाना है या किसी इवेंट पे जाना है जहाँ हम हैवी ज्वेलरी नहीं पहन के जाना चाह रहे, तो फिर हम क्या किस टाइप की ज्वेलरी हम वेयर कर सकते हैं? आजकल लॉन्ग में चल रहा है या ये जैसे देखिए, आपका मिरर जो है ना आपका बेस्ट फ्रेंड होता है। अच्छा, आप जब आईने में खड़े होकर देखेंगी तो आपको खुद पता चल जाएगा कि ये साइज मुझे सूट कर रहा है या नहीं कर रहा है, आपका फेस के कट के हिसाब से। अब आपका बहुत गोल सा फेस, उस पर आप गोल गोल बुंदे पहन ले तो आप किस तरह नहीं गोगो पहन ले बॉल्स की तरह, वो नहीं सूट करेंगे। अभी थोड़ी देर पहले हमने वही पहने हुए थे और जो आते ही आपने उतरवाए। और दूसरी बात ये कि वो द थिंग इज दिस कि एज फैक्टर को प्लीज याद रखने, बार बार मैं कहूंगी एज मैं भी अभी लंबे पहन के आ सकती थी, मगर नहीं, इट इज नॉट गोइंग टू लुक गुड विथ माई एज कि मैं लंबे लंबे, आप लोग यंग है, यू कैन वेयर। हाँ, अच्छा, जो कपड़े होते हैं हैवी ड्रेसेस होते हैं, बहुत सारे हैवी ड्रेसेस होते हैं, उसके ऊपर किस तरह की? बहुत मिनिमल। अच्छा, इसलिए कि उससे ये होता है कि या तो आप डिजाइनर को प्रमोट कर लें जिसके कपड़े आप पहन रही हैं कि भाई वो नजर आए, ज्यादा एम्फेसिस हो। ज्वेलरी शुड बी अ पीस टू एनहांस दैट आउटफिट। It should not be enhancing everything. Your outfit minimalistic हो, less is more. In the sense कि आप मुझे अब आप लोग देखे कहेंगे वो less is not more, मैं तो ये this is my style. Make your own style statement. आप मुझे रात को दिन को जब भी देखेंगे you'll see me wearing this. This is my style statement. I'll be wearing rings. लोगों ने मुझे जवानी में मलका पुखराज की रिश्तेदार और पता नहीं हाई अंगूठियों से बहुत कुछ से मुझे कह दिया, लेकिन that's my style. I also started liking rings. अब मैंने भी पहनना शुरू कर दिया। अच्छा, मुझे ज्वेलरी का बिल्कुल भी शौक नहीं था, मगर लग तो बड़ा जबरदस्त लग रही है। तो आपकी ज्वेलरी है इसलिए यूज कर रही है। अच्छा, ये बताइएगा कि मोस्टली मुझे तो एक्चुअली समझ में नहीं आता, बिकॉज मैंने आपको बताया मुझे ज्वेलरी का शौक नहीं था। अब आहिस्ता आहिस्ता जब आप शोज कर रहे होते, एक लड़की या एक औरत की जो जेवर जीनत होती है उसका जेवर होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, जब आप लॉन्ग इयररिंग्स पहनते हैं तो उसके साथ कोई नेकलेस, कोई लॉकेट, क्या ये प्रॉपर होता है या उसको यूज करना है या डिपेंड्स। आजकल जो ये ट्रेंड चल रहा है ना कि आधा सर भर दे माथा पट्टियों से, आई कैन नॉट टू बी वेरी ऑनेस्ट टॉलरेटेड एट ऑल। चलो यंग बच्चियां बिल्कुल यंग वो टीका लगा ले या कोई चीज कर ले, झूमर भी लगा लेती हैं आजकल, टीका भी लगा लेती हैं आजकल, उस पे काले चश्मे भी लगा लेती हैं, गाना भी नाच लेती हैं, सब भी कर लेती हैं। वो ये नहीं सोचती हैं कि इट डजंट गो अकॉर्डिंग टू देयर एज। सोफिस्टिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, एलिगेंस, ग्रेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, हाँ, क्लास इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई थिंक दैट्स विद इन, दैट शुड बी देयर, यू नो। ये नहीं कि अब आप अपनी एज के कंधे तक आप लटकते बुंदे पहने, या तो आप मॉडल हैं, ठीक है, तो कोई बात है तो सही है, मगर आप ये देखिए कैटवॉक पे भी जब फैशन शोज होते हैं उनके जो कपड़े होते हैं वो आप डेली वेयर में नहीं पहन सकते हैं उन कपड़ों को, या कहीं वो एक स्पेसिफिक वो चीज आप वो चीज बनाए। मेरी ज्वेलरी इज कंटेम्प्रेरी, मैं नहीं बना सकती अकॉर्डिंग टू द फैशन कि आज माथा पट्टियां चली हैं तो मैं भर दूं सर अपनी ज्वेलरी के ना, बिकॉज इट्स नॉट आर्टिफिशियल। अब वो मंजूस का एक सामान मिलता है जो कि 1000, 2000, 3000 का आपको मार्केट में मिल जाता है। चलो अगर आपको इतना ही शौक है तो आप वो पहन लीजिए, चले और बहुत खुशी से जाए। अच्छा, एक चीज जो तमाम लोग, हम सब जितने भी लोग जाते हैं ज्वेलरी खरीद रहे होते हैं, आर्टिफिशियल ही ले रहे हो, हमारे जहनों में ये चीज होती है कि यार अगर आपने 5000 के इयररिंग्स लिए हैं या आपने कोई चीज मिनिमल 3000 की ली है तो ये फिर that turn to black, ये काला हो जाएगा। नहीं, मैं अपनी की गारंटी दे सकती हूँ। अच्छा, मेरी नहीं होती, तो आपकी ज्वेलरी काली नहीं होती? नहीं हो सकती। अच्छा, either you are using perfume or नहीं, परफ्यूम से तो आपके अपने डायमंड्स भी उनका लस्टर चला जाएगा। हाँ, यही ठीक है ना, this is the thing I wanna ask. परफ्यूम से तो लस्टर भी चला जाएगा, मेरा भी लस्टर चला जाएगा, काली नहीं होगी। Okay. मुझे अपनी चीजें पहनने, कहते हैं मोची की जूती टूटी हुई होती है, उसके पास टाइम नहीं होता कभी अपना बनवाने के लिए। अच्छा। दर्जी की जेब फटी हुई होती है, उसका अपना सीन है। उसी तरह से मैंने अपनी चीजें 1 साल से ऊपर हो गया अभी तक पॉलिश के लिए नहीं दी है। अच्छा, तो फिर उसके बाद ये अगर लस्टर इनका चला जाता है तो हम रीपॉलिश कर देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, सही रीपॉलिश कर देते हैं। अच्छा, ये बताइए कि इस वक्त ट्रेंड में क्या है, जो लड़कियां हैं वो ज्यादातर किस चीज की डिमांड कर रही हैं? माथा पट्टियां, माथा पट्टी, माथा पट्टियां, बड़े बड़े टीके। आप शादियों में चले जाएं, लोग अपने एज फैक्टर भी नहीं देखते, इतने बड़े बड़े टीके लगा के सब फिर रहे। वो कौवा चला हंस की चाल, अपनी चाल भी भूल गया।
तो ये वो वाला ट्रेंड फिलहाल चला हुआ है कि माथा पट्टी। शनेल को अल्लाह खुश रखे, शनेल ने भी टीके का जो लेटेस्ट उनका कलेक्शन, शनेल ने लेटेस्ट टीके का कलेक्शन उन्हें कर दिया उठाकर। अच्छा, हमें आप देख सब लगाए, शनेल ने ब्रांड कर दिया। हमें आप ये देख के बताइए कि हम पे क्या चीज सूट कर सकती है, जो चीज आपको सूट करी मैंने इसीलिए वो आपको पहनाई है। ओह माय गॉड। अच्छा, ज्वेलरी आपकी साइड में भी वहाँ पर रखी हुई है, अगर कैमरामैन दिखाएं तो आप कुछ बताएं ये ज्वेलरी के बारे में। वो जो बड़ा सा एक लॉकेट है, पर्ल्स जिसके अंदर लगे हैं, ये फ्रेश वाटर पर्ल्स हैं। हाँ, 2-3 तरह के पर्ल्स होते हैं। तो रियल पर्ल्स होते हैं जो कि समंदर से निकलते हैं, फ्रेश वाटर जो कि आप खुद अपने यहाँ बनवाते हैं, इन द शेल्स ओनली, फ्रेश वाटर के अंदर बनते हैं। ठीक है, तो जो दूसरे मार्केट्स में पर्ल्स मिल रहे होते हैं वो भी यही कहते हैं कि बिल्कुल फ्रेश वाटर पर्ल्स, तो आप उनको पील करके देखें। अच्छा, फिर उसको पील करके उसके ऊपर से पपड़ी हट जाएगी। अच्छा 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 अच्छा, कोने में से आप उसको नोटिस करें कि वो अगर रियल नहीं है तो उनके पास एक फिल्म होगी, वो हट जाएगी उसको। अच्छा, और ये जो इयररिंग्स आपने दूसरे सारे इयररिंग्स रखे हुए हैं, जरकून है या चांदी? वही जो आप लोग पहने हुए अमेरिकन डायमंड्स के साथ सब, मैं डिफरेंट डिजाइनिंग्स हैं, करे भी हैं इसमें। जी हाँ। अच्छा, तो सारे साइजेस वगैरह भी आपके पास अवेलेबल? साइजेस ऑर्डर पे भी बन जाते हैं और साइजेस अवेलेबल भी होते हैं। अच्छा अच्छा, दोनों चीजों पे तो होते कितने दिन में नाज़रीन, कितने दिन में अगर आप एक नया पीस जब बनता है 3 महीने एटलीस्ट लगते हैं उसको बनाने में, बिकॉज अब ज्वेलरी गोज थ्रू 15 प्रोसेसेस। मतलब अगर मुझे ये कड़ा बनवाना है, ये अगर रिपीटेड है ना तो ये तो 3 वीक्स के अंदर बन जाएगा। मगर एक नया पीस फ्रॉम द स्क्रैच जब डिजाइन किया जाता है, इट टेक्स मिनिमम ऑफ 2 to 3 months, बिकॉज 15 प्रोसेस इस तरह से गुजरता है कि मैं तो कीड़े वाली ड्राइंग करती हूँ। ठीक है, अच्छा, कि उसको मुझे यहाँ ये करना ये करना, फिर एक आर्टिस्ट है जो बैठ के उसको मेरे विजन को प्रॉपरली आर्टिस्टिकली एक बनाता है। अच्छा। फिर हम उसको 3D कंप्यूटर के अंदर डलवाते हैं, फिर उसके पूरे इफेक्ट्स देखते हैं कि बनकर किस तरह का लगेगा। अच्छा नाज़रीन, ये बताइए कि जो आपकी ज्वेलरी होती है वो किस लिहाज से पहननी चाहिए? आपके ड्रेस के लिहाज से, आपके लुक्स के लिहाज से, आपके कम्प्लेक्शन के लिहाज से, आपके हेयर स्टाइल के लिहाज से, क्या चीज जो होती है सबसे एंड आपके रहन सहन के लिहाज से, राइट, कि योर वे ऑफ लिविंग क्या, आप किस चीज पर फोकस करेंगे? एवरीथिंग टुगेदर, राइट, एवरीथिंग। सबसे पहले अगर कोई दुल्हन आती है मैं उसे कहती हूँ अगर जोड़ा नहीं तो उसकी तस्वीर दिखा दो, राइट, सो दैट मुझे एक आइडिया मिल जाए कि व्हाट इज गोइंग टू लुक गुड ऑन इट। ठीक है, फिर अगर कई हिजाब में आती हैं, कई डिफरेंट तरीकों से आती हैं, उनके लाइफस्टाइल जो होता है वो डायमंड्स अगर पहन लेंगी तो वो आर्टिफिशियल में शामिल हो जाएगा कि वो समझेंगे कि भाई शी कैन नॉट अफोर्ड सो मेनी डायमंड्स, इसने एकदम से डायमंड का सेट कैसे बनवा लिया, सो शी शुडंट बी आल्सो कॉट इन इट। तो उसको लेस डायमंड्स कर दिया जाएगा और मोर ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर एंड ऑल दैट स्टफ लगाकर उनको उनको किसी को मल्टी कलर पसंद है उनमें स्टोन ज्यादा कर दिए जाएंगे, डायमंड्स कम कर दिए जाएंगे। अच्छा ठीक है। अच्छा, टाइम क्योंकि बहुत शॉर्ट है तो ज्वेलरी लवर्स हैं जितने भी सारी गर्ल्स और तमाम खवातीन को ज्वेलरी बहुत पसंद होती है, उनके लिए शॉर्ट सा मैसेज दे दीजिए ज्वेलरी के हवाले से कि वो कैसे खरीदें और किस तरह की चीजों को जो है वेयर करें। प्लीज अपने आप का फेस का कट देखें, ठीक है, उनकी ओकेजन देख लें, ठीक है, और उनकी अवेलेबिलिटी ऑफ हर बजट इन हर पॉकेट देख लें। ये 3 चीजें जरूर देख लें, बट एक चीज ले, अच्छी ले। अच्छा नाज़रीन, मुझे एक बड़ी कंफ्यूजन थी कॉज ज्वेलरी के हवाले से मेरा ख्याल है सबा बहुत जानती है, पर मैं क्योंकि ज़्यादा शॉकिंग नहीं हूँ, तो मैं जब ज्वेलरी लेने जाती हूँ तो मुझे एक चीज़ जो आजकल मैं सुन भी रही हूँ लोगों से कि गोल्ड कलर लोग बहुत कम कर चुके हैं, या तो एंटीक की तरफ जा रहे हैं या फिर पोल्की पहनते हैं। तो क्या ये बात दुरुस्त है? गोल्ड का रुझान क्यों कम होता जा रहा है? गोल्ड बहुत बढ़ रहा है, बहुत गलत कर रहे हैं। गोल्ड तो बाहर के वेस्टर्न कंट्रीज में गोल्ड आ गया है, मगर मैं तो हमेशा गोल्ड एंड सिल्वर मिक्स कर देती हूँ, वो गंगा जमनी जैसी टाइप की। मींस प्योर गोल्ड कलर भी इन है? बहुत ज्यादा, बहुत से भी ज्यादा गोल्ड इन है, और वो चीखने वाला गोल्ड नहीं है, वो मैटी गोल्ड है। राइट, ठीक है। अब तो तीनों कलर्स है, सिल्वर, गोल्ड एंड रोज गोल्ड, ये तीनों कलर्स के साथ भी मिक्स करके कार्टियर जैसे जो है उन्होंने बना दिए कड़े सिल्वर, गोल्ड एंड रोज गोल्ड के। सो ये तीनों कलर्स, कोई चीज इन आउट नहीं है। अब आप देखिए उस दिन मैं गई बाजार में तो ब्लॉक हील्स आ गई हैं फिर से। मैंने अपनी जवानी में वो ब्लॉक हील्स पहनी थी। इट्स अ साइकिल, हर चीज वापस आती है। धोती शलवार जब मैंने आपके हर चीज का रिवाइवल जो है शो के शुरू में भी अनम से मैं यही बात करी थी कि अनम अब तो ज्वेलरी का भी रिवाइवल हो रहा है और कपड़ों का भी रिवाइवल हो रहा है। हमारे साथ मौजूद थी मशहूर ज्वेलरी डिजाइनर नाज़नीन तारिक साहिबा, जो कि आपको बता रही थी, और आई होप कि आपको काफी अवेयरनेस मिली होगी उनकी बातों से कि अपने फेस कट के हवाले से
से और अपने बजट के मुतालिक जो है, अपने बजट को मद्देनजर रखते हुए आपको ज्वेलरी खरीदनी चाहिए। और हम थैंक यू भी करना चाहेंगे इतनी जबरदस्त ज्वेलरी का जो उन्होंने हमें दी है, और आई गेस कि आप लोगों को भी अच्छी लग रही होगी। खैर, बाजारों की बात कर लेते हैं जहां पर खवातीन में काफी ज्यादा रुझान है ज्वेलरी खरीदने का। बाजारों में इतनी सारी ज्वेलरी देखकर दिल चाहता है कि सारी ही खरीद लें, और इसी हवाले से बड़ा मुश्किल काम होता है सिलेक्ट करना कि कौन सी ज्वेलरी बेहतर है और कौन सी नहीं। और बहुत सारी ज्वेलरी में अपनी पसंद की ज्वेलरी खरीदना मुश्किल काम तो है, ऐसे डिजाइन करना कितना मुश्किल होता होगा। बिल्कुल जी हाँ, ये काम है तो मुश्किल, लेकिन ज्वेलरी डिजाइनर इस मुश्किल काम को आसान बनाते हैं। ऐसे ही एक डिजाइनर अंजुम वहरा से हैं जिनसे बात की है हमारी टीम ने, जानते हैं वो क्या कहती हैं। आज अल्लाह ने बहुत कामयाबी अता की है, लेकिन इस कामयाबी के पीछे भी बहुत सारी स्ट्रगल है। शादी के बाद मैंने 95 से ये वाला काम शुरू किया था। उस वक्त तो मुझे इतनी नॉलेज भी नहीं थी और बस क्रेज था सिर्फ ज्वेलरी का कि मैं अच्छी अच्छी ज्वेलरी बाय करती थी, अपने लिए कुछ क्रिएट कर लेती थी। लेकिन जब मेरे घर वालों ने देखा, फ्रेंड्स ने देखा, सर्कल में जब देखा कि मैं बहुत अच्छी ज्वेलरी मतलब पहनती हूँ या मेरे पास बहुत अच्छी ज्वेलरी है, तो सबने मतलब कहना शुरू कर दिया कि भाई हमारे लिए भी लाओ, हमें भी चाहिए। तो मैंने कहा गिफ्ट तो नहीं मिल सकते हैं, आप बाय करें। मुझे काफी मेहनत करनी पड़ी कि रात में मतलब डिजाइन क्रिएट कर रहे हैं, सुबह उठ के मुझे कारीगर ढूंढने हैं, उनको कैसे क्रिएशन में लाना है, मुझे स्टोन्स ढूंढने हैं, तो मार्केट के चक्कर भी लगाने हैं कि इस कलर की चाहिए या उस कलर की चाहिए, और इस तरह फिर काफी मतलब डिजाइन क्रिएट करना, उनको बनवाना, टाइम पर बनवा के देना, ये सब काफी मुश्किलात आती थी। लेकिन फिर आहिस्ता 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 मतलब मिल गया, सब कुछ हो गया। ज्वेलरी जो है वो सिर्फ सजने संवरने के लिए तो नहीं होती, एक इंसान की पूरी शख्सियत बता देती है। मतलब आपका गेटअप, आप कैसे लगना चाहते हैं, आपका आउटलुक क्या है, एक इंसान की पहचान बनाने के लिए या अपना एक आउटलुक है या अपने इम्प्रेशन के लिए भी बहुत मतलब मायने रखती है ज्वेलरी। बस हमारे लिए ये है कि कस्टमर सेटिस्फाई हो। मेरे लिए खास तौर पर है कि जब तक मेरी ज्वेलरी क्वालिटी और हर चीज से कस्टमर सेटिस्फाई नहीं होगा तो मेरा नाम कैसे होगा या मैं आगे कैसे बढ़ूंगी। ज्यादातर लोग मालाएं बहुत प्रेफर करते हैं। कोई भी मतलब है कि चलो फॉर्मल है या ब्राइडल है तो लोगों को गले में लॉन्ग मालास बहुत चाहिए होती है। मेरे यहाँ लॉन्ग मालास जो है वो बहुत डिमांड में है, और ब्राइडल में जो है वो माथा पट्टी है, नथ हो गई या उनका जो भी चोकर वगैरह हो गया, तो ये मतलब ब्राइड के हिसाब से, उनके ड्रेस के हिसाब से एज पर ऑर्डर हम लोग बना देते हैं। जब ब्राइड के पास सेट पहुंचते हैं और जब लोग तारीफ करते हैं और जब पलट के मतलब ब्राइड्स जो है वो मुझे थैंक यू का मतलब एक बुके भेजती है या थैंक यू का कार्ड भेजते हैं, तो वो मेरे लिए ज्यादा प्राउड फील होता है कि देखो माशाल्लाह मतलब एक सेटिस्फाई हो कि ब्राइड ने मुझे याद रखा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तब प्राउड फील होता है कि कोई बंदा मतलब मुझे याद रखता है या दिल से मतलब उनके एक कॉर्नर पे मेरा नाम होता है कि वोहराज ज्वेलरी की वजह से उनका बहुत बड़ा डे सक्सेस हुआ या उनका वेडिंग डे जो है बहुत जबरदस्त हुआ, ब्राइड बहुत माशाल्लाह अच्छी लगी, सबने तारीफ की। उस वक्त मुझे होता है कि हाँ अब मैं मतलब कामयाब हूँ या मेरा माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मतलब होता है कि हाँ भाई अब एक नाम है या एक वोहराज है। इतनी ढेर सारी ज्वेलरी देख के मेरा तो दिल कर रहा है कि अब मैं जाऊं और बाकायदा तौर पर ज्वेलरी को खरीदूं। और इतनी प्यारी प्यारी ज्वेलरी जो आज मैंने देखी है, देखा जब मैं कहती थी अनम ज्वेलरी पहना करो, पहन लो, नहीं मुझे शौक नहीं है, बस ठीक है, अब हो गया ना शौक डेवलप, अब वाकई हो गया। और मेरा ख्याल है वो तमाम लोग जो इस वक्त शो को देख रहे होंगे उन्होंने भी इस ज्वेलरी को देख के बहुत एंजॉय किया होगा और आपको जरूर पता चला होगा कि इस वक्त क्या ट्रेंड में इन है, क्या आउट है। जनाब शो में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, जिसके बाद मिलेंगे। नए डिजाइन की गोल्ड ज्वेलरी बेचते गोल्ड स्मिथ से।
वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग आज। जी हाँ, और आज की हमारी थीम भी ज्वेलरी की है और बातें भी ज्वेलरी की हो रही हैं और एक हैप्पीनेस सी फैली हुई है। क्यों है ना, हम लोग सेल्फीज खींच रहे हैं इस वक्त, ज्वेलरी जो पहनी है हमने उसकी, और बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा मजा आ रहा है। एक गर्ल्स अभी सबा वही पूछ रही थी मुझसे कि आपको तो ज्वेलरी पसंद नहीं थी, अब आपको क्यों इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है। तो मैं यही कह रही थी कि सबा कुछ काम ऐसे होते हैं जिसमें आपको जब आप करना शुरू करते हो तो तब आपका इंटरेस्ट भी डेवलप होता है। ना मुझे मेकअप का शौक था, ना मुझे ज्वेलरी का शौक था। मुझे शौक नहीं है, लेकिन मुझे ज्वेलरी और ड्रेसेस का बड़ा शौक है। अच्छा, चले जनाब, ज्वेलरी के हवाले से बात हो रही है तो आपको बताएं कि खवातीन को ज्वेलरी तो पसंद होती ही है, और अगर ये ज्वेलरी गोल्ड की हो तो फिर तो क्या ही कहने। गोल्ड ज्वेलरी का अपना ही ग्रेस और चार्म होता है, और अब तो गोल्ड ज्वेलरी में भी बहुत से डिजाइन और वैरायटी दस्तयाब होती है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। गोल्ड ज्वेलरी में आजकल कौन कौन से डिजाइन इन हैं और खवातीन गोल्ड ज्वेलरी में क्या क्या डिजाइन डिमांड करती हैं, ये मालूम करते हैं एक सुनार से जिनका सुबह शाम यही काम है। आजकल जो रुझान है लोगों का मोती वाले काम पे ज़्यादा है, बोल वाले काम अभी थोड़े कम हो गए हैं, सादे काम, क्योंकि आजकल जो काम चल रहा है वो कम वजन में फैलावा ज़्यादा चल रहा है। तो कस्टमर का रुझान यही होता है कि कम वजन में वो चीज़ फैली हुई हो। कैजुअल पार्टी वगैरह में भी लोग जाते हैं तो एक साड़ी वाला बंच आता है, फुल मोतियों का काम हुआ होता है, यहाँ सिर्फ एक सोने का पीस होता है। वो भी आपको सोने में भी मिलेगा, चांदी में भी मिलेगा, आर्टिफिशियल में भी मिलेगा, लेकिन सोने का लुक अलग होगा, आर्टिफिशियल का अलग होगा। ये डिजाइन जो बनता है इसका एक बहुत लंबा प्रोसेस होता है। ये 10-12 हाथों से निकल के हम तक पहुँचता है। ये 10-12 हाथ जो होते हैं इसमें पॉलिश वाले हैं, छिलाई वाले हैं, बनाई वाले हैं, कटिंग वाले हैं, ये सब इंक्लूड होते हैं इससे एक सेट बनाने के लिए। लोग ज़्यादातर दुल्हन के सेटों में जो ब्राइडल सेट होते हैं उसमें कास्टिंग का काम ज़्यादा चलता है, आग का काम कम चलता है। कास्टिंग का काम ये होता है वजनी भी होता है देने में, फिर दुल्हन पर भाई बनवा के दे रहा है, किसी के वालिद साहब बनवा के दे रहा है, तो इसलिए थोड़ा वजनी सेट बनवा के देते हैं। तो लोगों की यही कोशिश होती है कि अच्छी चीज़ हो और कम पैसों में हो। सबों का अपना अपना काम है। गोल्ड का काम अपनी जगह है, आर्टिफिशियल का काम अपनी जगह है, चांदी का काम अपनी जगह है। कुंदन का काम हर कारीगर नहीं बनाता। कुंदन के बहुत नफीस कारीगर हैं। ये कुंदन का काम पहले कभी चलता था, इसके कारीगर थे बहुत ज्यादा, अब इसके कारीगर हैं बहुत कम। लोग ज्यादातर जो है नेट की तस्वीरें निकाल के लाते हैं, उस पर बात करते हैं कि मुझे ये चीज बनवानी है। नेट पे जो डिजाइन आ गए ना वो सारे आपको आर्टिफिशियल में मिलेंगे, तो इस वजह से कस्टमर सोचता है कि हम ये सोने में बनवाएंगे, सब कुछ होगा, दिन लगेंगे। अब तैयार चीज मिल रही है, किसी को क्या पता ये आर्टिफिशियल है या गोल्ड की है। गोल्ड के काम की अपनी एक फिनिशिंग होती है, और गोल्ड के काम में लोग कारीगर जो है जरा मेहनत करके काम बनाते हैं, क्योंकि वो गोल्ड का काम है, कस्टमर प्राइस दे रहा है, उसके सब कुछ दे रहा है। इस वजह से गोल्ड जो है ज्यादा निखार में आता है, क्योंकि इसकी पॉलिश वगैरह सब कुछ एंटिक तरीके से होती है बानिस्बत आर्टिफिशियल की। एंटिक डिजाइन में तो देखें नेट की जो पिक्चरें आती हैं उसमें हम लोगों को थोड़ी सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, लेकिन काम वो भी तैयार हो जाता है, सेम वही जो कस्टमर लेकर आता है। कस्टमर की चॉइस होती है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, तो मैंने उनको बना के दी तो उनको काफ़ी पसंद आई। चलें जी, देखिए आपने बातें सुनी सुनार की, किस तरीके से वो बात कर रहे थे, कुंदन के काम की बात कर रहे थे ना अनम। कुंदन के मुझे भी बहुत पसंद है। उसमें जो है वो लॉकेट्स थे और हार भी थे बड़े बड़े, ये बड़े इन हुए हैं आजकल, है ना। हाँ, यहाँ पर ज्वेलरी के हवाले से बात हो रही है तो जनाब ज्वेलरी में जो अगर मुझे कुछ पसंद आता है तो वो सिर्फ कुंदन का ही काम पसंद आता है। और इवन ब्राइडल भी आप देखें आजकल लोग ज्यादातर कुंदन जो है वो पहनना पसंद करते हैं। वैसे कुंदन ये ना समझेगा आपके अगर मैं ज्वेलरी पहनती नहीं तो मुझे उसके बारे में पता नहीं। नहीं, मैंने आपको बिल्कुल पता है कि इस वक्त कुंदन की ज्वेलरी जो है वो लोग काफी हद तक पसंद भी कर रहे हैं, और शादी ब्याह में स्पेशली जो है वो पहनी जाती है। अच्छा चलें ठीक है जी, ये तो ज्वेलरी की बात हो गई। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ रहे हैं खाने के लिए, और खाना झटपट कैसे बनेगा वो बनेगा रैपिड रेसिपी में, तो देखिए।
बहुत ही मजेदार सा ये तंदूरी चिकन था जो कि पास्ता के साथ बनाया था, और मैं देख रही थी और मेरा दिल कर रहा था कि आज घर जाके मैं भी यही बनाऊं, पर कुछ चीजें मेरी मिस हो गई हैं। तो बस रहने दें, आपने घर पे जाके सोना होता है, बना ही ना लें आप। मैं वाकई ही बनाती हूँ सबा, और वो तमाम लोग, अगर आपसे भी कुछ मिस हो गया इसमें से कोई छोटी मोटी चीज आपसे अगर मिस हो गई तो आप देख सकते हैं गुड मॉर्निंग आज के पेज के ऊपर, वहाँ पर ये चीजें शेयर भी होती हैं। बिल्कुल। और अब आगे बढ़ते हैं और बात वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग। और अब हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है पाकिस्तान का चमकता सितारा बिहा सलीम, जो एक आर्टिस्ट है और बहुत अच्छी अच्छी पेंटिंग्स बनाती हैं, स्कल्पचर्स भी बनाती हैं, स्केचिंग भी करती हैं। आइए उनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गुड मॉर्निंग। आज कैसी हैं बिहा? मैं ठीक, आप सुनाइए कैसे? बिहा, पहले तो अपने नाम के मीनिंग बताइए, क्योंकि अभी हम आपके बारे में डिस्कस कर रहे थे कि आप क्या कह रही थी कि बहुत सारे नाम होते हैं, फबीहा होता है और नबिया जी। ओके, तो इट्स अ वेरी डिफरेंट नेम बिहा। तो उसका मीनिंग है लाइट, रोशनी। लाइट, रोशनी, वाह। और अपनी पेंटिंग्स के थ्रू कौन कौन सी लाइट आप रोशन करती हैं? लाइक मेरा डिफरेंट शौक है, लाइक स्कल्पचर भी मैं करती हूँ, पेंटिंग भी, स्केचेस भी। तो जो है डिफरेंट मेरा मिक्सचर है। पेंटिंग का शौक कहाँ से आया और कुछ सीख भी रही हैं आप इस हवाले से? जी, मैं कराची स्कूल ऑफ आर्ट से ग्रेजुएशन कर रही हूँ फाइन आर्ट्स में, और मेरी इंस्पिरेशन जो है मेरी ग्रैंड मदर, मेरे फादर। ग्रैंड मदर मेरी लाहौर में प्रिंसिपल रह चुकी हैं स्कूल की। अच्छा। हाँ, तो उनसे मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुई थी। लाइक मैंने जब उनकी फर्स्ट पेंटिंग देखी तो आई वॉज शॉक्ड। मैं कहा नहीं, मुझे भी इसी लाइन में जाना है, और ये कुछ फैमिली इनहेरिटेंस भी है। तो उसके बाद से फिर मुझे बहुत ज़्यादा शौक हुआ कि नहीं, मुझे करना है, और मैं पेंटिंग वगैरह। तो फिर उसके बाद से ज़्यादातर आप क्या बनाती हैं? अभी तो लाइक मेरा सेकंड ईयर चल रहा है, फाउंडेशन के बाद सेकंड ईयर, तो मैं लाइक मिक्स ही चल रहा है, लेकिन मैं स्केचेस ज़्यादा अच्छा लगता है बनाना, और स्टिल लाइफ देख के बनाती हूँ। घर में अपने सिबलिंग्स की देख के स्केच बनाती हूँ। तो इस तरह से मैं अपना टाइम स्पेंड करती हूँ, और फिर यूनिवर्सिटी होती है तो फिर उसके असाइनमेंट्स वगैरह करती हूँ, तो फिर इसी तरह। अच्छा, जो कुछ जहन में होता है वो कुछ बस कैनवस पे उतार देती हैं आप, या कुछ उसको सोचती हैं या उसके बाद? हाँ, लाइक पिक्चर से भी थोड़ा सा लेना पड़ता है। लाइक हर चीज़ तो नहीं, अभी मैं इतना ज़्यादा तो नहीं हुई, अभी मैं आ रही हूँ, तो जो है पिक्चर से भी लिंक लेना पड़ता है। फिर जो अपनी सोचना पड़ता है कि क्या क्रिएटिविटी डालें हम इसमें, और इस तरह से तो फिर डिफरेंट मिक्स करके क्रिएटिविटी डालनी होती है पेंटिंग के अंदर, तो उस वक्त क्या सोच आती है कि मतलब कोई जाहिर सी बात है इर्द गिर्द से ही चीज़ें आप इसमें ये चीज़ बहुत आपके इमोशंस और आपकी फीलिंग्स बहुत इम्पोर्टेंट होती है कि आप उस वक्त किस तरह क्या फील कर रहे हैं। और काम हमेशा जब होता है जब आप बहुत अच्छा फील कर रहे हो, और बहुत, क्योंकि ये एक लाइन ऐसी है कि इसमें बहुत रिलैक्स होकर आप काम करें तो ज़्यादा अच्छा होता है। क्योंकि अगर आप किसी प्रेशर में होंगे या किसी उसमें, तो आप काम नहीं कर सकते। लाइक फिर वो, क्योंकि हमने ये चीज़ भी लर्न की है कि जब आप एग्रेसिव हो, एंगर में हो, तो उस टाइम क्या पेंटिंग होती है और क्या ड्राइंग होती है। चल बिहा, आपसे हम पूछेंगे आप क्या क्या मजीद बनाती हैं, और लाइव स्केचिंग के हवाले से आपने बात की है, तो मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगी कि अगर सामने आपके कुछ ना हो तो क्या इमेजिनरी भी आप कुछ बना सकते हैं या नहीं, इस हवाले से बात करेंगे। लेकिन पहले लोगों को आपका काम भी दिखाते हैं, और आपसे चाहेंगे हम कि कुछ स्केच करना शुरू कर दें। ठीक है, तो देखते हैं जनाब बिहा का कोई काम।
चलिए जी, आपने देखा बिहा का काम, कितनी जबरदस्त पेंटिंग करती हैं बिहा। मैं तो बहुत ज्यादा इम्प्रेस हुई। अच्छा, इसमें कुछ कुछ पेंटिंग्स ऐसी थी जो ऐसा लग रहा था कि एंगर मोड में भी आपने कुछ की हैं, हाँ है ना? उस समय फिर क्या पेंट कर देती हैं जल्दी से? मतलब फिर वो सारा जल्दी एक तो शेडिंग बहुत डार्क होती है, हाँ शेड्स डार्क होते हैं, शेड्स बहुत डार्क होते हैं, और फिर आप क्या बना रहे हो उस पर काफी डिपेंड करता है। एक आपने स्केच देखा कि जो है एक हाफ स्केलेटन और हाफ स्किन, फीमेल स्किन, वो तो हमने देखा आपके उसमें। अच्छा, ये बताएं अभी आप क्या स्केच कर रही हैं? ये मैं अब्दुल सत्तार एदी के उसमें मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूँ उनसे, और मुझे बहुत दुख हुआ जब बेचारे इनकी डेथ हुई। तो जो है मेरे ख्याल से सबकी आप लोगों ये स्कल्पचर आपने बनाया था, ये भी इन्हीं का था? जी, ये भी इन्हीं का था। अच्छा, जबरदस्त। अच्छा, इसके ऊपर जो स्कल्पचर के ऊपर आपने खास किस्म की वो कैप बनाई हुई थी, उसको बड़ा आपने जबरदस्त तरीके से बनाया, उसको बड़ी मेहनत लगी होगी उसको बहुत ज़्यादा करने के लिए, क्योंकि स्कल्पचर में एक स्केचिंग करना इज समथिंग डिफरेंट और स्कल्पचर में बनाना इज समथिंग टोटली डिफरेंट। तो जो है टोपी लाइक वो जिस तरह पहनते थे तो ऑब्वियसली मुझे वैसे ही शो करनी थी, तो वो उनकी टोपी बेसिकली वो थोड़ी सी थ्रेडी ऊनी टाइप की वो पॉपअप सा। तो फिर उसके लिए मैंने खैर सब यही बोले थे कि यार तुम्हारी सारी मेहनत तो टोपी में लग गई ज़्यादातर। तो खैर वही मैं देख रही थी कि स्कल्पचर तो फिर भी बन गया होगा, लेकिन वो जो टोपी थी वो बड़ी पॉपअप सी थी और बड़ा डिफिकल्ट हुआ होगा उसको बनाना। अच्छा भैया, ये बताएं, जैसे मैं आपसे पूछ रही थी कि जब आप पेंटिंग करती हैं, स्केचिंग करती हैं या कुछ भी बनाती हैं, तो आपके सामने ऑब्जेक्ट होना ज़रूरी है या फिर आप सिर्फ जहन में सोचें तो आप इजीली स्केच कर सकती हैं? इट डिपेंड्स कि आप क्या स्केच कर रहे हो। जैसे स्टिल लाइफ में ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि उसमें लाइट्स का पता चलता है कि कहाँ से लाइट्स आ रही हैं, कहाँ शेडो देना है, कहाँ पे डार्क रखना है, कहाँ पे लाइट रखना है। क्योंकि अब जैसे मैं अब्दुल सत्तार एदी का बना रही हूँ, तो मैं पूरे रास्ते लाइक अब्दुल सत्तार एदी की जस्ट तस्वीर देख रही थी और उनकी एक एक चीज़ को कर रही थी, नोटिस कर रही थी कि किस तरह होगा क्या। तो फिर अभी मैं पूरे रास्ते जो है अब्दुल सत्तार एदी की पिक्चर देख रही थी कि मुझे किस तरह से ड्रॉ करना है और क्या, ताकि फिर मैं सही। तो अभी कितनी आपने कंपाइल की है ये? इट्स ऑलमोस्ट डन, थोड़ा सा शेडिंग रहता है। चलें, बिहा शेडिंग कर रही हैं और हमने आपको मिलवाया चमकते सितारे में बिहा से, जो कि पेंटर भी हैं और स्केचेस भी बनाती हैं, और कितने ज़बरदस्त स्कल्पचर्स भी जो है वो उन्होंने बनाया और बहुत ज़बरदस्त मुझे उनका काम लगा ना। इसी तरह का टैलेंट अगर आप में भी है और आप भी इस चीज़ पर आना चाहते हैं तो ज़रूर अपनी डिटेल्स जो है वो आप हमें अपनी सोशल मीडिया साइट्स पर भेज सकते हैं। गुड मॉर्निंग आज के पेज के ऊपर आप भी कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो वो भी दिल खोल के दीजिए। बिल्कुल, और हमेशा की तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए गुड मॉर्निंग आज। लेकिन जाने से पहले मारूफ गुलकार जॉर्ज माइकल जो आज तवील अलालत के बायस इंतकाल कर गए हैं, उनके कुछ सॉन्ग सुनते हैं।